मेरा नाम पिया है। मैं कभी भी इस आवारा लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मम्मी जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारते हुए कहा था, जबकि मेरा पति, जिसके साथ मेरी 1 महीने पहले शादी हो चुकी थी, वो खामोशी से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। बल्कि वो तो कहने लगा कि मैं खुद भी इस जाहिल लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता। मैं अमेरिका जाने से पहले इसे डाइवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर तो मैं पत्थर की हो गई थी। मैं तो गांव से आई थी, पर कोई नहीं जानता था कि मुझे अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी। अगले दिन मैं सबको बिना बताए घर से चली गई थी। मैंने अपनी माँ का जेवर बेचकर अमेरिका का टिकट ले लिया और मैं वहीं पर नौकरी करके पढ़ाई करने लगी थी। 3 साल के बाद एक बड़ी कंपनी में मेरी मैनेजर की नौकरी लग गई। जब एक दिन उसी कंपनी में नौकरी करने के लिए अपना इंटरव्यू देने 4 लड़के आए, तो उनमें से एक मेरा पति। अमेरिका की फ्लाइट में बैठते समय मेरा दिल अजीब सी कंफ्यूजन से भरा हुआ था। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। एक तरफ मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी थी और उस डिवोर्स के धब्बे की कड़वी हकीकत मेरे दिल में बसी हुई थी, जो जैसे मेरे वजूद पर दाग की तरह साबित हो गई थी। दूसरी तरफ मेरा एक सपना था जो पूरा होने जा रहा था। मेरा सपना ये था कि मैं एक मामूली से गांव की रहने वाली लड़की थी। मैं गांव से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही थी, उस देश में जहां कहीं वो भी था। मेरा गुजरे हुए समय का एक जख्मी हिस्सा था और उसी एहसास को सोचते हुए मेरी आंखें भीग गई थी। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, बल्कि मैंने उनको तो ये कहा था कि मैं शहर की ही हॉस्टल में रह रही हूँ। इसलिए माँ ने तो मुझसे कोई सवाल नहीं किया था और ना ही अमेरिका जाने से पहले मुझे गले लगाया था। अमेरिका पहुंचकर मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि वो सब सच था। पहले साल मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। इतनी दूर, सबसे दूर रहना, अकेले में। मैंने कई बार अपने दिल को तोड़ा था। हॉस्टल के कमरे में रातों को मैं अक्सर रोया करती थी, अपनी माँ और अपने पिताजी को याद करती थी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो सब होना था, मगर फिर भी वो खबर सुनकर जैसे मेरा दिल कांप गया था। मगर अजीब बात ये थी कि अंदर कहीं सुकून भी था, जैसे मैं एक बोझ से आज़ाद हो गई थी। और फिर 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद और आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल कर ली थी। डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही मुझे अमेरिका की ही एक बड़ी कंपनी में डायरेक्ट मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। मैंने सुकून की सांस ली थी। मेरी मेहनत रंग ले आई थी। तब मेरा दिल चाहा था मैं उड़कर अपनी माँ के पास पहुंच जाती और उनकी गोद में सर रखकर सारे आंसू बहा देती। मगर मैं सोच चुकी थी कि अब मैं हिंदुस्तान तो तभी वापस जाऊंगी जब अपना बिजनेस शुरू करने के लायक हो जाऊंगी। वो ही मेरा मुकाम था, जिस तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मुझे वो लम्हा याद आया था जब गांव में बैठकर लोग मुझे कहानियों की लड़की समझते थे, जिसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और आज उन्हीं सपनों ने मुझे उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं कामयाबी की ऊंचाइयों के बहुत करीब थी। जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है, जो हर रोज नई लहर लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मेरे सेक्रेटरी ने आकर मुझसे कहा था कि मैडम, आज इंटरव्यू के लिए 4 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आपको फाइनल राउंड लेना है। जब मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और 4 नौजवान लड़के अंदर दाखिल हुए, तो मेरी नज़र जैसे एक चेहरे पर आकर जमकर रह गई थी। उस चेहरे को मैं कभी भूल नहीं सकती थी। वो जाना पहचाना था और फिर एकदम से मैं अपनी जगह से उछल ही पड़ी थी, क्योंकि वो तो वो ही था जिसने मेरी आत्मा को न खत्म होने वाला जख्म दे दिया था, जिसके लिए एक जख्म की तकलीफ आज भी मेरे दिल में जिंदा है, जिसकी बेरुखी को मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा संबंध गाजियाबाद के एक छोटे से गांव से है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मुझ पर जान छिड़कते थे और बचपन से ही मैं बहुत लाड प्यार से पली बड़ी थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी होने के साथ साथ खानदान की भी इकलौती लड़की थी, क्योंकि ना तो मेरी कोई बुआ थी और ना ही मेरी कोई मासी थी। मेरे पिताजी तो वैसे भी मेरे दादाजी के इकलौते ही बेटे थे, लेकिन माँ के एक भाई थे और उनका भी एक बेटा था। इसलिए मैं अपने पूरे खानदान घर की आंखों का तारा थी और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने हमेशा जिंदगी को एक सपने की तरह गुजारा था, जिसमें कभी कोई दुख था ही नहीं। माँ मुझे राजकुमारी की तरह रखती थी और पिताजी तो जैसे मेरी एक मुस्कुराहट पर ही अपनी दुनिया कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मेरी दुनिया मेरे माता पिता और हमारा छोटा सा खुशहाल घर था,
जहाँ मैं किसी परियों की कहानी की तरह बड़ी हुई थी। मेरे मामा जी का बेटा आरव मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो पूरे 4 साल बड़ा था, मगर फिर भी मेरे साथ बच्चों की तरह खेलता था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था और हमेशा ख्याल रखता था, क्योंकि ख्याल रखने के लिए मेरा कोई भाई तो नहीं था। वो मेरी हर तरह से हर इच्छा को पूरी करता था। मैं खानदान की इकलौती लड़की थी, इसलिए सब मेरे मामले में ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि मुझे घर में भी कभी किसी ने नहीं डांटा था, ना ही किसी ने मेरे साथ सख्ती से बात की थी। इसलिए अगर स्कूल में या मोहल्ले में कोई बच्चा मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था, इसलिए समीर भैया या घर में से और कोई उस बच्चे की क्लास लगा देता था और उसकी शामत आ जाती थी। मेरी जिंदगी में पहला बड़ा बदलाव उस समय आया था जब मैंने स्कूल की पढ़ाई खत्म की थी और फिर कॉलेज में पढ़ने की बारी आ गई थी। मगर मुश्किल ये थी कि हमारे गांव में दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। हालांकि पास वाले शहर में एक बड़ा सा कॉलेज था। पहले तो माँ ने पिताजी को कहा कि वो मुझे आगे ना पढ़ने दे। वो पिताजी को समझाया करती थी कि ये लड़की है, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। वैसे भी एक न एक दिन उन्हें ससुराल ही जाना होता है और रसोई संभालनी होती है। अब जितना पढ़ना था, हमारी बेटी पढ़ चुकी है। कौन सा हमारी बेटी को पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। लेकिन पिताजी का कहना था कि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की नौकरी ही करे या फिर उसकी ससुराल जाना होता है तो वो आगे ना पढ़ सके, बल्कि लड़की तो पढ़ी लिखी होगी तभी उसे अपने हक का पता होगा और वो परिवार की नस्ल को शिक्षा और अच्छी परवरिश के साथ ऊंचाइयों पर चढ़ा सकेगी। मेरे कॉलेज जाने पर माँ के सिवा किसी को भी एतराज नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने भी हार मान ली थी। माँ को भी अब मेरे आगे पढ़ने से कोई एतराज तो नहीं था, बल्कि वो मुझे इतनी दूर शहर में नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं उनसे कभी दूर गई ही नहीं थी। लेकिन इस चीज़ का भी एक अजीब आसान सॉल्यूशन था कि मैं शहर में पढ़ाई करने के साथ साथ हॉस्टल में रह भी लेती। मगर इस बात पर तो मेरे पिताजी भी नाराज़ हुए थे, बल्कि उन्होंने मुझे एक वैन लगवा दी थी जो मुझे हर रोज़ शहर लेकर भी जाती थी और वापस घर भी छोड़कर चली जाती थी। जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तो पहले तो सब कुछ मुझे नॉर्मल ही लगा था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, माँ और मेरे पिताजी की फिक्र मेरे लिए बढ़ने लगी थी। वो अक्सर मुझे नसीहत किया करती थी कि मैं बाहर ज़्यादा ना निकला करूं या फिर ज़्यादा किसी से बातें भी ना किया करूं, क्योंकि मुझे बाहर के लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल की दुनिया बहुत ख़राब है। मैं अपने ख़ानदान की लाडली थी और सबकी नज़रों में छाई हुई थी, और अब तो समीर भैया भी पहले की तरह मुझे टाइम नहीं देते थे। वो खुद यूनिवर्सिटी जा रहे थे, जहाँ उनकी एक नई ज़िंदगी थी। पहले तो वो मेरा हर काम भाग भाग कर किया करते थे, मगर फिर तो जैसे उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा था। मुझे ये बदलाव बहुत अजीब लगता था, मगर मैंने सोचा था कि शायद बड़ा होने का यही मतलब होता है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं और सब वक्त के साथ साथ बदल भी जाता है। तभी कॉलेज में मेरी मुलाकात निहाल से हुई। वो एक मामूली सा मगर समझदार लड़का था। शुरू में तो हमारे बीच में बस मामूली सी ये बातचीत हुई थी, जैसे हाय हेलो और कुछ नहीं। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और फिर यही दोस्ती गहरी होने लगी। निहाल की सबसे खास बात ये थी कि वो मेरी हर बात कुछ अच्छी तरह से समझता था। मेरी हर छोटी परेशानी को मेरे ही घर वालों की तरह सीरियस तरीके से लेता था और मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश भी करता था। वो मेरा एक अच्छा दोस्त साबित हुआ था। निहाल ने एक दिन मुझसे कहा कि पिया, तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हो। निहाल की ऐसी बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी कि आखिर ऐसा भी क्या है मुझ में। मगर वो मुझे हमेशा यही कहता था कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम कितनी स्पेशल हो, तुम कितनी अच्छी हो। तुम जिस तरह अपने सब घर वालों की लाडली हो, उसी तरह मेरी भी हो गई हो। और वो ही लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ था कि मैं भी निहाल को पसंद करने लगी थी, क्योंकि मुझ पर कभी भी किसी ने किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं की थी। इसलिए मुझे लगा था कि मेरे निहाल के साथ दोस्ती पर भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, और अगर मैं उन लोगों से निहाल के बारे में बात करूंगी तो वो लोग आसानी से नहीं, लेकिन उसके साथ शादी के लिए मान भी जाएंगे, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। और ये तो फिर मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे निहाल से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी और हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि जैसे ही हमारी स्टडी कंप्लीट होगी
हम अपने घर पर अपनी अपनी फैमिली से एक दूसरे के लिए बात करेंगे और अपनी इस मोहब्बत को एक पवित्र बंधन का नाम देंगे। मेरी जिंदगी तो ऐसी खुशियों से भरी हुई थी कि मुझे लगता था जैसे मुझे कोई दुख या तकलीफ नहीं मिलेगी। आखिरकार बचपन से लेकर अब तक मुझे प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट मिलता आया था और जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी वो भी मुझे किसी प्रिंस से कम नहीं लगता था। और सभी लोग मेरी बात मानते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे लगा कि जिस तरह सब मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, अगर मैं उनसे निहाल के बारे में बात करूंगी तो सब मेरे फैसले से खुश हो जाएंगे और निहाल को दिल से स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई फैमिली का सीधा साधा लड़का था और मेरी बहुत इज्जत करता था। मुझे खुश रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सुंदर जिंदगी बस एक सुहाना सपना ही थी जो किसी भी लम्हे टूट कर बिखर सकता था। वो मेरा कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था जब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी। माँ कहती थी कि मेरी शादी खानदान में ही होगी, क्योंकि वो मुझे किसी गैर को नहीं देना चाहती थी। मैं माँ की बात सुनकर हंस देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद माँ वो सब इसलिए कहती रहती है क्योंकि शायद वो मुझे खुद से दूर कभी भी नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन अब तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। एक दिन जब मेरे मामा जी हमारे घर आए हुए थे और उनके साथ आरव भी आया हुआ था, फिर मुझे एक जोरदार झटका लगा कि बड़ों बड़ों के बीच आपस में ये बात हुई कि मेरा रिश्ता आरव के साथ पक्का कर दिया गया है। ये बात सुनकर तो मुझे माँ की बातों पर यकीन होने लगा कि शायद वो सच ही कहती थी। वो मुझे कभी दूर नहीं भेज सकती थी, बल्कि अपने पास ही रखना चाहती थी। आरव के साथ शादी करना मेरे लिए एक हैरानी का जोरदार झटका था। मैं निहाल से मोहब्बत करती थी और उसे धोखा नहीं देना चाहती थी, और आरव सिर्फ मेरा कजिन था। मेरे मामा जी का बेटा होने के साथ साथ वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसके अलावा कभी मैंने उसके लिए कुछ ऐसा वैसा सोचा नहीं था, ना ही उसने कभी मुझे उस नज़र से देखा था। मैंने माँ और पिताजी से बात करके उनको समझाने की कोशिश की थी। उनको निहाल के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ। वो लोग मेरी शादी इतनी जल्दी ना करें और आरव के साथ तो बिल्कुल भी ना करें। वो मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। मगर माँ भी मुझे ही समझाने लगी थी कि आरव भी बचपन से ही तुम्हारे साथ रहा है। उससे बेहतर रिश्ता तुम्हारे लिए और हो ही नहीं सकता, और उससे बेहतर तुम्हें कोई और समझ भी नहीं सकता। मुझे लगा कि शायद माँ जज्बात में आकर ये फैसला कर रही है। तब मैंने पिताजी से बात करने की कोशिश की, तो वो भी मुझे ही कहने लगे कि हमने हमेशा तुम्हारे लिए सब अच्छा सोचा है। आरव बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम बहुत खुश रहोगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम अपने मामा और मामी के घर जा रही हो। वो लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। आरव भी एक तरह से हमारा अपना ही बेटा है। वो लोग तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे हम रखते हैं। पिताजी की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी। आखिरकार मैं इन लोगों को कैसे बताती कि मेरा दिल तो किसी और के लिए धड़कने लगा था और मैं आरव के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रख सकती थी जैसे कि निहाल के लिए रखती थी। जब मैंने निहाल को इस बारे में सब कुछ बताया तो वो भी कुछ देर तक खामोश रहा था और परेशान भी हो गया था। फिर कहने लगा कि पिया, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारा फैसला सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। मगर मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का फैसला तो मेरे घर वालों ने ही कर दिया था और मैं चाहकर भी उनके फैसले से इनकार नहीं कर सकती थी और बगावत करके अपने माता पिता का दिल नहीं तोड़ सकती थी। मुझे उनकी इज्जत भी बेहद प्यारी थी। निहाल ने मुझे बहुत मोहब्बत और इज्जत के साथ कहा था कि अगर मैं कहूँ तो वो मेरे घर रिश्ता भेज देगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार ही था मुझसे शादी करने के लिए। मगर मैंने उसे मना कर दिया था। मैं जानती थी कि अगर निहाल मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा तो मेरे घर वाले सबसे पहला सवाल मुझसे ही पूछेंगे और फिर उन्हें काफ़ी हर्ट होगा कि उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ाई करने जा रही थी या फिर प्यार मोहब्बत। उन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मुझे पता था। मेरे इनकार करने पर निहाल अपसेट हो गया था, मगर वो अपनी जगह अभी भी ठीक था और संभल चुका था। उसने मुझसे कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की थी। मेरा रिश्ता आरव के साथ पक्का कर दिया गया था। मैंने निहाल के साथ सपने क्यों देखे थे और उसे इनकार क्यों कर दिया था, मुझे इस बात पर अफसोस था। मैं भी अपने माता पिता के लिए निहाल को भूल जाना चाहती थी, मगर मेरे दिल पर काबू नहीं था, जो मुझे बार बार उकसाता था कि मैं निहाल के बारे में अपने घर वालों से बात करके एक बार उनका रिएक्शन तो देख ही सकती हूँ
कि आखिरकार उनको मेरी खुशी की कितनी परवाह थी। मगर फिर मैं ये सोचकर खुद ही खामोश हो गई थी कि मेरे घर वालों ने बचपन से मेरी हर बात, हर जिद पूरी की थी। अगर मैं उनका फैसला मानने से इनकार कर देती, तो शायद वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये वो दिन था जब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरे हाथों से निकल गया। निहाल ने भी कोई जिद नहीं की थी, बल्कि वो भी मेरा फैसला सुनकर खामोशी से पीछे हट गया था। और फिर उसने दोबारा कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी जानता था कि मैं अपने घर वालों की किस कदर लाडली थी और मेरे घर वाले शायद मेरा इनकार सुन नहीं सकते थे। मैं तो खुद भी इनकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा इनकार मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनको तो मुझसे शायद बहुत सारी उम्मीदें थी कि मैं उनका मान कभी नहीं तोड़ूंगी, उनकी परवरिश का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। मेरे पिताजी को तो हमेशा यही लगता था कि मैं इस आज़ादी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। और अब मैं सब घर वालों के सामने निहाल का नाम लेकर उनकी बात गलत साबित नहीं करना चाहती थी। मैं उनका मान नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने निहाल से अपना रास्ता अलग कर लिया था। और निहाल भी उदास दिल के साथ मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। मैं बहुत रोई थी, मुझे बेहद अफसोस हुआ था, मेरे दिल में बहुत तकलीफ उठी थी, मगर मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। आरव के साथ मेरी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और सब बहुत खुश थे। मैं भी खुद को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद यही मेरे लिए बेहतर था, लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि मेरी खुशियां कहीं खो गई हैं। मैं आरव को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी शादी आरव के साथ हो गई तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा जो मैं आरव को दूंगी। मैं मोहब्बत किसी और से करती थी, मगर पत्नी उसकी बन गई थी। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों न मैं आरव को निहाल के बारे में बता देती। शादी का दिन तो पक्का हो गया था और जैसे तैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, मेरी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। मैं तो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं थी जिसकी मैं इतनी टेंशन लेती। मुझे तो लगा था कि शायद मैं अब सपनों की दुनिया में जी रही थी, मगर अब वो सपना टूटने वाला था। मैंने आखिरी बार कोशिश करने का सोचा था और शादी से कुछ दिन पहले बहुत हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता दिया था कि मैं कॉलेज के एक लड़के से मोहब्बत करती थी। मैं तो भला आरव के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। मेरी बात सुनकर माँ का वही रिएक्शन हुआ था जिसका मुझे डर था। वो बहुत नाराज हुई थी मुझसे और गुस्सा भी कर रही थी। कहने लगी कि तुमने घर वालों की दी हुई आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हें इतनी आज़ादी इसीलिए नहीं दी थी कि तुम अपनी पसंद का लड़का ढूंढती फिरो। कॉलेज में तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। बल्कि अगर तुम हमारे खानदान की इकलौती बेटी हो, तो हम तुम्हें किसी भी कंडीशन में खानदान से बाहर भेजने को तैयार नहीं है। तुम जानती हो कि तुम्हें सब कितना चाहते हैं और हमारी ही तरह सबको तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। इसलिए हमने तुम्हारा रिश्ता अपने खानदान में किया था कि तुम्हें कोई तकलीफ न हो। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि निहाल एक बहुत अच्छा लड़का है। आप उससे मिलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार कम से कम उससे मिलकर तो देखिए, उसको जानने की कोशिश तो कीजिए। मगर माँ ने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया था कि निहाल जैसा भी हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि वो निहाल हमारे खानदान का लड़का नहीं है। और अगर बाहर का कोई लड़का आकर हमारी बेटी को धोखा दे देता या कोई नाइंसाफी कर जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने डरते डरते माँ से कहा कि अगर यही बात मैं आरव के बारे में कहूँ तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हो सकता था कि आरव भी मेरे साथ कुछ गलत कर जाता, वो मेरे लिए अच्छा हमसफर साबित ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं। मगर मेरी बात सुनकर माँ को एकदम से गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी कि आरव वैसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा अपना खून है और अगर अपना मारेगा तो वो भी छाँव में ही मारेगा। माँ ने मुझे वही गांव की घिसी पिटी औरतों की तरह एक फिजूल की बात कहकर खामोश करवा दिया था और सख्ती से मना कर दिया था कि मैं निहाल का नाम भी कभी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं तो अब आरव की दुल्हन बनने जा रही थी। ये बात पूरी तरह से सच थी कि आरव हमेशा से ही मेरा ख्याल रखने वाला था, मगर मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे सकती थी जो वो शायद मुझसे चाहता था। मुझे आदत थी कि मैं शुरू से ही आरव को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी और दोस्ती के मुताबिक उसके साथ
तू से बात करती थी, इसलिए शादी होने के बाद भी मुझे उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। जब भी मेरे मुंह से उसके लिए कुछ गलत निकल जाता, तो मामी मुझे सख्त नज़रों से घूरती थी। अब भला इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर घर वालों ने मुझे खानदान में ही रखना था और मेरी शादी आरव से ही करवानी थी, तो कम से कम मुझे पहले ही बता दिया होता, ताकि मैं किसी और के साथ दिल न लगाती, अपना और निहाल का दिल न दुखाती, और आरव के लिए पहले से ही मेरे दिल में मोहब्बत होती। मैं तो आरव से शादी ही नहीं करना चाहती थी, मगर जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि माँ मेरी बात नहीं मानेंगी, तो मैंने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि जब तक मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर लूँगी, मेरी विदाई नहीं होगी। असल में वो सिर्फ एक बहाना था, ताकि मैं खुद को इस रिश्ते के लिए टाइम दे सकती और निहाल को भी भूल सकती। इसलिए मेरे घरवाले ये बात आसानी से मान गए थे। मगर मामी ने एक तूफान खड़ा कर दिया था। वो भी यही कहती रहीं कि मुझे अपनी बहू से नौकरी थोड़ी करवानी है, फिर ये फिजूल की डिग्रियां इकट्ठी करने का क्या फ़ायदा। मगर पिताजी भी इसके हक में थे कि मैं पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूं, इसलिए मामी को मानना ही पड़ गया था। मुझे बहुत टाइम लगा था आरव को दिल से स्वीकार करने में, क्योंकि निहाल को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और निहाल का 4 साल का साथ था जिसको भूलना बहुत मुश्किल था। मगर मैं जानती थी कि इसी में मेरी और मेरे माता पिता की भलाई थी, कि मैं निहाल को भूलकर आरव के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती। इसलिए बहुत मुश्किल से मैंने आरव को ही अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। आरव के साथ शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे, मगर मेरे दिल में अभी भी निहाल की यादें मौजूद थी। आरव मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता था, मगर मेरे दिल में एक कमी सी थी जिसे भरना शायद मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आरव मुझसे कहता था कि मैं जानता हूँ तुम अभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई हो, क्योंकि सब कुछ अचानक ही हो गया। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि घर वाले क्या सोच रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें वो टाइम दे दूंगा। आरव की ये बात मेरे दिल में उतर गई थी, और मैं जान गई थी कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि अपनी मर्जी से इस रिश्ते को स्वीकार करने पर मुझे मौका दे रहा था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं अपने पुराने समय को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, मगर ये इतना आसान नहीं था। कई बार रात को सोते समय निहाल की यादें मेरे दिमाग पर हावी हो जाती थी। उसके साथ गुजारा हुआ वक्त, उसकी बातें, उसका मेरा ख्याल आना, वो सब कुछ मेरी आंखों में आंसू ले आता था। मैं जानती थी कि वो सब कुछ बीते हुए समय का हिस्सा था, मगर दिल को समझाना बहुत मुश्किल था। आरव को लगता था कि शायद मेरे लिए वो बहुत मुश्किल फैसला था कि मैं उसको सारी जिंदगी अपना दोस्त समझती आई थी, और घर वालों ने मेरी उसके साथ शादी करवा दी थी, इसलिए वो मुझे वक्त दे रहा था। बल्कि फिर मैंने ही बहाना बना बनाकर आरव से बात करना कम कर दिया था कि मुझे दिल लगाकर पढ़ाई करनी थी, और आरव को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए वो भी खामोशी से मान गया, और मैं आरव और निहाल दोनों का ही ख्याल दिमाग से निकालकर अपना पूरा पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ कर दिया था। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का दिन मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। जब मैंने यूनिवर्सिटी की दहलीज पर पहला कदम रखा, तो दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। एक तरफ नई जगह, नए लोग और नई दुनिया थी, तो दूसरी तरफ पुराने समय की यादें और आरव का वो रिश्ता था जो अभी भी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया था। मैंने अपने आप को पढ़ाई में इस तरह झोंक दिया था जैसे यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। हर लेक्चर, हर असाइनमेंट पर, प्रेजेंटेशन में मैं दिल लगाकर मेहनत करने लगी थी। आरव का व्यवहार अभी भी वैसा ही था। वो मुझसे कभी ज़बरदस्ती बात नहीं करता था। कभी कभी मैसेज पर बस ये पूछ लेता कि क्या पढ़ाई अच्छी जा रही है, या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर मैं मामूली सा जवाब दे देती तो वो फ़ौरन खामोश हो जाता था। मुझे हैरानी हुई थी कि आखिर ये कैसा इंसान है जो अपनी पत्नी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालता। मेरे दिल के किसी कोने में आरव के लिए इज्जत बढ़ने लगी थी, मगर निहाल के जाने से जो कमी मेरे दिल में पैदा हुई थी, वो अभी भी मौजूद थी। इधर मामी जी का अपना ही चक्कर चल रहा था। वो कभी फ़ोन पर तो कभी घर आकर माँ से यही कहती थी कि शादी तो हो गई है, अब शादी की तारीख भी तय कर लो और हमारी बहू को हमारे साथ भेज दो। आखिर कब तक खींचते रहोगे? लोग क्या कहेंगे? मेरी माँ बेचारी मेरे बहाने से ही उन्हें टाल देती थी कि अभी पिया का ध्यान पढ़ाई में है, एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर बैठकर फैसला कर लेंगे। लेकिन मामी कब रुकने वाली थी? वो बार बार अपनी बात दोहराती रहती थी और आरव पर दबाव डालने की भी कोशिश करने लगी थी। माँ मुझसे कहती थी
कि आखिर वो कब तक मामी को टालती रहेंगी। मगर मैं माँ को कहती थी कि आप बस उन्हें यही कह दिया करो कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अभी शादी के बंधन में कैद नहीं होना। लेकिन माँ मेरे चेहरे को देखकर खामोश हो जाती थी। उनके दिल में भी चाहत थी कि बेटी का घर अब जल्द ही बस जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो जानती थी कि बार बार इनकार के बाद मामी की जिद एक दिन बड़ी आफत खड़ी कर देगी। यूनिवर्सिटी में दिन गुजरते जा रहे थे। आरव को शायद सब कुछ अंदाजा था। कई बार वो मुझे कॉल करता था। मैं जानबूझकर बिजी होने का बहाना बना दिया करती थी और उसे टाल देती थी। एक दिन वो मुझे कहने लगा कि मेरी एमबीए की डिग्री पूरी हो गई है और हो सकता है कि कुछ समय के बाद मैं अमेरिका चला जाऊं। इसलिए अब तुम सीरियस होकर विदाई के बारे में सोच लो। मगर मैंने उसे हमेशा की तरह एक बार फिर से टाल दिया था कि वो खुद अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था तो मुझे भी अपनी डिग्री पूरी कर लेने देता। मेरी बात सुनकर वो नाराज तो हुआ था, मगर कुछ नहीं कह सका था। इधर घर का माहौल भी कुछ अजीब सा था। माँ और पिताजी की नजरें अक्सर मुझ पर रहती थी, जैसे वो ये परखना चाहते थे कि आखिर मैं करना क्या चाहती थी। मगर मैंने अपने चेहरे पर कभी दुख के एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। मैं जानती थी कि अगर मैंने उनको अपनी कमजोरी दिखा दी तो वो और ज्यादा फिक्रमंद हो जाएंगे। निहाल बहुत हद तक मेरे दिल और दिमाग से निकल चुका था और मैं आरव को दिल से स्वीकार कर चुकी थी। मगर मैं अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस हो चुकी थी कि जब तक डिग्री पूरी नहीं कर लेती तब तक विदाई के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर मैंने आरव को वक्त देना और उससे बातें करने और उसे अपने दिल का हाल बताना शुरू कर दिया था। वो भी जानता था कि मैं अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसलिए उसने दोबारा विदाई की कोई बात नहीं की थी। मगर एक मामी थी जो अपनी आदत के मुताबिक हमारे घर आ धमकती थी और कहने लगी कि बस अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। वो मेरे माता पिता से कहती थी कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की विदाई इज्जत के साथ कर दो, क्योंकि आरव को अपना बिजनेस शुरू करना है और इसी सिलसिले में वो 1 महीने के बाद अमेरिका जा रहा है। आप लोग अब विदाई तय कर दीजिए, ताकि कल को हम लोग ये न कहें कि लड़का बाहर जा रहा था और लड़की वालों ने अपनी लड़की को घर बिठा लिया। ये सुनते ही मेरे हाथ कांप गए थे। मगर माँ मामी की बात सुनकर हैरान हो गई थी और कहने लगी कि अचानक से ये कैसा फैसला कर लिया है आपने? हमें तो पता ही नहीं था कि आरव इतनी जल्दी जा रहा है। मामी ने नाक चढ़ाकर कहा कि आरव ने तो पहले ही पिया को बता दिया था और वैसे भी अब तो उसका वीज़ा भी आ गया। विदाई की तारीख रख दीजिए। आरव ने भी साथ कह दिया है कि वो पिया को विदा करवाए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता, इसलिए अब तो पिया की बात मानना छोड़ दीजिए। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो मेरी तरफ देखने लगी जैसे मेरा जवाब ही सब कुछ तय करेगा। मेरा दिल धड़कने लगा था, मगर मैंने भी साफ कह दिया था कि मामी जी, मैंने आरव को कहा तो था कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहती, मेरी स्टडी अभी बाकी रह गई है। वो शब्द तो जैसे बम बनकर मामी जी के सर पर गिरे थे और उनकी आंखें फैल गई थी। वो कहने लगी कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी शादी हो चुकी है, आरव का वीज़ा लग गया, तुम्हें समझ नहीं आती कि लड़की की इज्जत टाइम पर घर बसाने में है और मैं आरव की माँ हूँ। क्या मेरा फैसला तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? तुम जो कह रही हो कि तुमने आरव को बताया था, अरे तुम कैसी लड़की हो जिसे न अपने पति की फिक्र है न अपने ससुराल वालों की। इतना कहकर मामी ने मुंह बना लिया था। मुझे तो लगा था कि शायद वो आम सी बात थी, क्योंकि मामी तो अक्सर विदाई की बात करती ही रहती थी। मगर उस दिन तो आरव बेखुद आ गया था और उसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो तो आते ही चीखने चिल्लाने लगा था और कहने लगा कि आखिर तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तुमने सीरियस होकर फैसला क्यों नहीं किया? तुम्हें मेरी बात की जरा भी परवाह नहीं है। मैंने नजरें झुका ली थी, मगर मेरी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन आरव की एक ही जिद थी कि जितनी पढ़ाई करनी थी हो गई है और अब बस कर दो, तुम्हें तो बस घर से बाहर निकलने के बहाने चाहिए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे आरव से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, मगर मामी भी अपने बेटे के साथ ही थी। तभी वो कहने लगी कि तुम एक गांव की मामूली सी लड़की हो, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मेरा हीरे जैसा बेटा तुम्हारे पीछे पागल है। भला गांव की और कोई लड़की है जो घर से इतनी दूर शहर जाती है, और वो भी पढ़ने के बहाने? तुम्हें तो तुम्हारे घर वालों ने ज्यादा ही छूट दी हुई है और इसी छूट का तुम फायदा उठा रही हो। लेकिन याद रखना, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। मामी के शब्दों में कुछ तो था जिस पर मुझे बेहद गुस्सा आ गया, मगर मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा कि आरव, मुझे अभी सिर्फ 1 साल और चाहिए।
मैं इससे पहले कि आगे अपनी बात कह पाती, आरव गुस्से से उठ खड़ा हुआ था और कहने लगा, एक साल क्यों? और कहने लगा, एक साल क्यों? अब तुम्हें एक साल क्यों चाहिए? आखिर तुम समझती हो कि मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ? ये मेरे करियर की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे बैठा रहूं? मामी जी को और आरव को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर उस दिन मामी जी ने मेरा और आरव का रिश्ता इस वजह से खत्म कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि हमें एक आवारा लड़की को किसी भी कीमत पर अपने घर की बहू नहीं बनाना। मामी बोली, मैं तो अपने मरे हुए पति का लिहाज रखकर उनकी बहन के घर अपने बेटे का रिश्ता कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि इस लड़की की जुबान तो 2 गज लंबी है। वो सब बातें सीधी मेरे दिल पर लगी थी, मगर मेरी नजरें उस समय सिर्फ आरव पर ठहरी हुई थी। मुझे लगा कि शायद वही मेरी साइड से कुछ बोल देगा, मगर उसने ये कहकर मेरा मुंह ही बंद कर दिया था कि मुझे भी इस अनपढ़ जाहिल लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाना, जिसको अपने पति से ज्यादा अपनी पढ़ाई और अपनी ईगो ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर तो मैं गिरने ही वाली थी, मगर मुझसे पहले मेरी माँ गिर गई थी मामी जी के कदमों में और उनसे कहने लगी कि आप शादी की तैयारी शुरू कर दो, मैं देखती हूँ कि पिया कैसे हाँ नहीं करती। और साथ ही माँ ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था कि आरव और उसकी माँ से माफी मांगो। मगर मुझे वो नज़ारा अपनी माँ की बेइज्जती लगा था, जब मेरी माँ मामी के कदमों में बैठी हुई थी और उनसे माफी मांग रही थी और साथ ही मुझे भी माफी मांगने के लिए कह रही थी। मगर मुझे इस समय समझ आ गया था कि अगर मैं उस दिन अपने हक के लिए ना बोली तो शायद सारी जिंदगी मेरी माँ उन लोगों के कदमों में बैठी रहेगी। मैंने साफ कह दिया था कि मामी जी, अगर आप एक साल इंतजार कर सकती हैं तो ठीक है, वरना। इससे पहले मैं कुछ कहती, मामी ने भी मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था और आरव से ये कहकर चली गई थी कि दोबारा इस घटिया और बगैरत लड़की का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। मैं अपने गाल पर हाथ रखकर भीगी हुई आंखों से आरव को देख रही थी, मगर वो भी मुझे धुतकार कर अपनी माँ के पीछे चला गया था। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज के साथ मेरा दिल भी हिलकर रह गया था। आरव के व्यवहार के बाद रात को मैं अक्सर जागती रहती थी और सोचती थी कि क्या सच में मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे आरव के साथ चले जाना चाहिए था? क्या पढ़ाई के लिए ये सब कुछ कुर्बान करना ज़रूरी था? लेकिन अगले ही लम्हे मेरा दिल कहता था कि नहीं, ये मेरा फैसला है। मुझे अपनी और अपने माता-पिता के फैसलों पर समझौता नहीं करना। 1 महीने के बाद आरव तो अमेरिका चला गया था। उसके जाने के बाद भी माँ मुझे समझाती रही थी कि मुझे मामी से माफ़ी माँग लेनी चाहिए, मगर उस समय पिताजी ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था। उन्होंने कहा कि बेटा, अच्छी बात है कि आरव की हकीकत जल्द ही खुलकर हमारे सामने आ गई। अगर वो अपनी पत्नी के लिए आज नहीं बोल सका तो कल को क्या करता? मगर माँ को कौन समझाता? वो तो उनके भाई का बेटा था, उनकी भाभी थी। माँ के दिल पर उनके व्यवहार से एक चोट लगी थी और वो रात को अक्सर रोती रहती थी। ऐसे ही मुझे अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से गांव की मामूली सी लड़की इतनी बड़ी डिग्री लेने के लिए अपने देश से बाहर जा सकती थी। तब पिताजी ने ही मुझे माँ के कुछ जेवर दे दिए थे और उनकी इजाज़त से मैं उन जेवर को बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका रवाना हो गई थी। जबकि आरव मुझे अमेरिका जाने से पहले ही डिवोर्स के 2 नोटिस भिजवा चुका था और एक अभी बाकी था। अमेरिका की फ्लाइट पर बैठते समय मेरा दिल अजीब से एहसास से भरा हुआ था। एक तरफ डिवोर्स के नोटिस की कड़वी हकीकत थी, जो जिसे शरीर पर दाग की तरह छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ एक सपना था जो पूरा होने जा रहा था। सपना कि मैं एक मामूली से गांव की रहने वाली लड़की अपने गांव से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रही थी, उस देश में जहां कहीं आरव भी था। और इसी एहसास को सोचते हुए मेरी आंखें भीग गई थी। मैं आरव की खातिर निहाल को भूल गई थी और जब से मेरी और आरव की शादी हुई थी, मैंने निहाल से बात तक नहीं की थी और ना ही उसकी तरफ से डिवोर्स लेने के बाद मुझे निहाल से मिलने की कोई हसरत रही थी। मुझे विश्वास था कि निहाल अपना घर बसा चुका था, इसलिए मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की थी। इस मुश्किल समय में पिताजी ही थे जिन्होंने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था और मेरा हाथ थाम कर रखा था। अगर वो ना होते तो शायद मैं भी माँ के दबाव में आकर अपनी शिक्षा, अपना सपना, सब कुछ कुर्बान कर देती। पिताजी के आशीर्वाद और माँ के जेवर ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया था। माँ को नहीं पता था कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, बल्कि पिताजी ने उनको बताया था कि मैं शहर के ही हॉस्टल में रह रही हूँ। इसलिए माँ ने ना तो मुझसे कोई सवाल किया था
और ना ही अमेरिका जाने से पहले मुझे गले लगाया था। अमेरिका पहुंचकर मेरे लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि वो सब सच था। पहले साल मेरे लिए सबसे मुश्किल था। घर से दूर तन्हाई ने कई बार मेरे दिल को तोड़ा था। हॉस्टल के कमरे में रातों को मैं अक्सर रोती रहती थी, माँ और पिताजी की याद में। मुझे याद है कि एक दिन क्लास के बाद लाइब्रेरी में बैठे बैठे अचानक माँ की आवाज़ कानों में गूंजने लगी थी कि बेटा, लड़कियों के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, कभी हकीकत नहीं बनते। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, मगर साथ ही पिताजी के वो शब्द भी मुझे याद आ जाते थे जो उन्होंने मुझे विदा करते समय कहे थे कि बेटी, याद रखना कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि तुम क्या कर सकती हो। घर से मीलों दूर पिताजी के वो शब्द मेरा सहारा बने थे और मुझे इस बात पर भी गर्व था कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी पिताजी को मुझ पर बहुत भरोसा था, जो उन्होंने मुझे मीलों दूर अकेले यहाँ पर भेज दिया था। मैंने दिन रात मेहनत की थी, क्लासेस के बाद लाइब्रेरी मेरा दूसरा घर बन गया था। कई बार तो खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। पहले ही साल के आखिर में मुझे आरव का तीसरा नोटिस भी पहुंच गया था। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो सब तो होना ही था, मगर फिर भी वो खबर सुनकर जैसे मेरा दिल कांप सा गया था। मगर अजीब बात ये थी कि अंदर कहीं सुकून भी था, जैसे मैं एक बोझ से आज़ाद हो गई थी। वैसे भी ये रिश्ता शायद मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। मैंने अमेरिका में पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब करनी भी शुरू कर दी थी और एक छोटे से कैफ़े में काम करने लगी थी, ताकि आरव के ज़ुल्म को भूल सकती। जब वहाँ उस कैफ़े में अलग-अलग देश के लोग आते और बातें करते थे, उन सब से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी थी और मेरा दुख कितना छोटा। और फिर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री अपने हाथ में ले ली थी। डिग्री कंप्लीट होने के साथ ही मुझे अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में डायरेक्ट मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। जब मैंने ये खुशखबरी अपने पिताजी को बताई, तो वो बहुत खुश हुए थे और मुझे ढेरों दुआएं देने लगे थे। तब तक माँ भी जा चुकी थी कि मैं कहाँ पर थी और क्यों थी। माँ ने जब मुझे मेरी कामयाबी की बधाइयाँ दी, तो उनकी आवाज़ भी भीगी हुई थी। तब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर अपने माता-पिता के पास पहुंच जाती और उनकी गोद में सर रखकर अपने सारे आंसू बहा देती। मगर मैं सोच चुकी थी कि हिंदुस्तान तभी वापस जाऊंगी जब अपना बिजनेस शुरू करने के लायक हो जाऊंगी। वो वही मुकाम था जिस तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था। वो लम्हे मुझे याद आए जब गांव में बैठकर लोग मुझे कहानियों की लड़की समझते थे, जिनके सपने पूरे कभी नहीं होंगे। और आज उन्हीं सपनों ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मेरी जिंदगी में पिताजी का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत था। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे डायरेक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई है, तो उनकी आवाज़ में जो गर्व था, वो मेरे लिए किसी कामयाबी से कम नहीं था। मेरी माँ जो हर समय मुझे मामी के सामने झुकने का कहा करती थी, वो भी अब पुराने हादसे को भूल गई थी, जिसने मेरी जिंदगी को दागदार कर दिया था और मेरी कामयाबी पर मुझे दुआएं देने लगी थी। जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है, जो हर रोज नई लहर लेकर आती है। ऐसे ही एक दिन मेरे सेक्रेटरी ने आकर मुझसे कहा कि मैडम, आज इंटरव्यू के लिए 4 कैंडिडेट्स आए हैं, आपको फाइनल राउंड लेना है। जब मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और 4 जवान लड़के अंदर दाखिल हुए, तो मेरी नज़रें जैसे एक चेहरे पर जमकर रह गई थी और मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई थी। वो कोई और नहीं था, बल्कि वो तो आरव था। वही आरव जिसने मुझे अनपढ़ जाहिल कहा था, जिसने अपनी माँ के कहने पर मुझे डिवोर्स दे दी थी, जिसने मेरी और मेरे माता-पिता की इज्जत को रौंद डाला था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई थी, मगर मैं उस इंसान के सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी, जिसने मुझे पहले ही कमज़ोर समझकर मुझ पर ज़ुल्म किया था। आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद वो मुझे अपने सामने देखकर वो शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गया था। शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसे नौकरी के लिए उसी लड़की के सामने बैठना पड़ेगा, जिसे उसने कभी अनपढ़ और जाहिल लड़की होने का खिताब दिया था। मैंने महसूस किया था कि मुझसे बात करते समय आरव की आवाज़ काँप रही थी। इंटरव्यू के बाद जब वो सब कमरे से जाने लगे, तो मेरा दिल चाहा कि चीख कर आरव से कहूँ कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे क्या कहा था? याद है किस तरह तुमने मुझे अपनी माँ की जज्बाती बातों में आकर डिवोर्स भेजी थी? लेकिन मैंने खुद को रोक लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा बदला चीखने या रोने में नहीं था। मेरा असली बदला मेरी कामयाबी थी और आरव की बेबसी। आरव तो वहाँ से चला गया था।
उसके जाते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून के थे। मैंने अपनी जिंदगी के सारे जख्मों को अपनी कामयाबी के मरहम से भर दिया था। मैं अब वो लड़की नहीं थी जो रोती हुई आरफ के कदमों में पड़ती थी। मैं वो थी जो अपनी दुनिया खुद बनाने लगी थी। मुझे लगा कि आरफ से मुलाकात मेरे लिए एक नया मोड़ थी। उसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि अब मुझे किसी पुराने रिश्ते की परछाइयों में नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाकर सर उठाकर जीना था। पिताजी के आशीर्वाद और माँ की बदलती हुई सोच मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं हिंदुस्तान वापस जाकर अपने माता पिता और अपने देश के लिए कुछ करूंगी। और तभी मैं 3 सालों के बाद अपने माता पिता के आगोश में लौट आई थी और माँ से गले लगकर सारे आंसू बहा दिए थे। मेरी माँ जो कभी मेरी हालत देखकर रातों को रोया करती थी, अब वो मेरी कामयाबी देखकर लोगों को गर्व से बताने लगी थी कि मेरी बेटी अमेरिका में बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है। और कुछ ही दिनों के बाद मुझे ये खबर मिली कि मामी जी अपनी पुरानी हरकत पर शर्मिंदा थी। उनके बेटे ने उनके कहने पर मेरे साथ जो किया था, उसके बाद मेरी कामयाबी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। मगर उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर मेरा सामना करती। मुझे आइडिया हो गया था कि एक न एक दिन तो ये होना ही था, क्योंकि आरव अब मेरे ही ऑफिस में एक नौकर की तरह काम जो कर रहा था, वही आरव जो डिवोर्स के पेपर मेरे मुंह पर एक ताने की तरह मार कर गया था। वो मेरे ऑफिस में मेरे हुक्म और मेरे फैसले के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में मुझे शर्मिंदगी साफ नजर आती थी। मैं जानती थी कि वो अपनी माँ से भी इस बात का जिक्र करेगा, और वही हुआ था। उसी दिन मुझे एहसास हुआ था कि बदला लेने या नेगेटिव कमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी खामोश कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होती है। आज मेरी और निहाल की शादी की डेट फिक्स होने वाली है। मैं तो निहाल को भूल ही गई थी, मगर एक बिजनेस मीटिंग में हमारा आमना सामना हुआ था और हम दोस्तों की तरह मिल बैठे थे। तब मैंने निहाल को वो सब कुछ बता दिया था जो मेरे साथ हुआ था। उसने मुझे कहा तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी मम्मी मेरे लिए बहुत खुशी से रिश्ता लेकर आई थी। और जब मैंने निहाल से इस बारे में पूछा कि अभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे पता था कि तुम अपने घर वालों की इज्जत के लिए मुझे छोड़ दोगी, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर था, इसलिए तुम्हें भूल नहीं सका। और देखो, मेरी लगन इतनी सच्ची थी कि आज तुम वापस मेरे ही पास आ गई हो। अपना घर नहीं बसा सका क्योंकि मेरे दिल में तुम थी, और शायद मेरी यही मेहनत कामयाब हो गई। आज मुझे विश्वास हो गया कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ऊपर वाला हमेशा हमारी मदद करता है, अगर हमारी नीयत साफ हो और हम किसी गलत रास्ते पर ना चलें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।